अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम ऑसिलोस्कोप के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि ऑसिलोस्कोप क्या है, इसकी कौन सी किस्में हैं, इसके अंदर कौन सी इसकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं और जब हमने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए ऑसिलोस्कोप लेना हो तो हमें किस तरह की स्पेसिफिकेशंस हैं वो लेनी चाहिए और कौन सी कंपनी की लेनी चाहिए। ये सारी मालूमात इंशाल्लाह हम इस वीडियो के ऊपर जो है वो हासिल करने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ऑसिलोस्कोप क्या है और ये किस काम आता है। तो दोस्तों ये जो ऑसिलोस्कोप होता है ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि फ्रीक्वेंसी को वक्त के हिसाब से दिखाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को वक्त के हिसाब से ये जो है स्क्रीन के ऊपर ग्राफ की सूरत में हमें जो है शो करता है। तो मोबाइल फ़ोन के अंदर जो सारी कम्युनिकेशन होती है या किसी भी लैपटॉप के अंदर, डिजिटल सर्किट्स के अंदर, इवन कि एनालॉग सर्किट्स के अंदर जो कम्युनिकेशंस होती हैं वो फ्रीक्वेंसीज़ के अंदर ही होती हैं। एक आईसी ने दूसरे आईसी से बात करनी है तो वो एक सिग्नल के थ्रू उसको पैगाम देता है। तो वो जो सिग्नल है उनकी वोल्टेज तो बहुत लो होती है कि हम उस वोल्टेज को अपने मल्टीमीटर से नहीं माप सकते, बट उस कम्युनिकेशन को हम जो हो रही है या नहीं हो रही या किस तरह की कम्युनिकेशन हो रही है उसको ऑसिलोस्कोप से चेक कर सकते हैं। डिजिटल सर्किट्स का जब आपने डीप आपने उसको जो है ट्रबल शूट करना हो या आपने उसको समझना हो तो उसके लिए ऑसिलोस्कोप जो है वो एक ज़रूरी डिवाइस है। जबकि अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं या आप उस लेवल तक नहीं पहुंचे तो फिर ऑसिलोस्कोप जो है वो मेरा ख्याल है कभी आपको रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए उस वक्त तक जब तक आप जो है सर्किट्स की अंदरूनी कम्युनिकेशन को डीप अंडरस्टैंड नहीं कर लेते, तब तक आप जो है ऑसिलोस्कोप से रुक जाना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि जो लोग जो हैं सर्किट्स को, जो डिजिटल सर्किट्स हैं, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, उनको डीप अंडरस्टैंड करने लग पड़े हैं या कुछ इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं तो उनको ऑसिलोस्कोप के बारे में मालूमात दूंगा मैं। तो ऑसिलोस्कोप जो है ये दोस्तों दो तरह की होती हैं। ठीक है, एक होती है एनालॉग ऑसिलोस्कोप और दूसरी होती है डिजिटल ऑसिलोस्कोप। तो जो डिजिटल ऑसिलोस्कोप है उसको अब जो है डीएसओ के नाम से जो है लोग कहते हैं, उसको पुकारते हैं। डीएसओ का मतलब है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, यानी कि हर डीएसओ जो है वो एक ऑसिलोस्कोप ही होता है, बट हर ऑसिलोस्कोप जो है वो डीएसओ नहीं होता, वो डिजिटल नहीं होता, वो एनालॉग भी हो सकता है। कह लें कि ऑसिलोस्कोप के आगे दो किस्में हैं, एक एनालॉग ऑसिलोस्कोप और दूसरी डिजिटल ऑसिलोस्कोप। जो डिजिटल ऑसिलोस्कोप है उसका नाम अब हमने रख लिया है डीएसओ। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सी लेनी चाहिए, एनालॉग या डिजिटल? तो जो एनालॉग है वो तो अब बिल्कुल ही नापैद हो गई है, ख़त्म हो गई, मार्केट से आउट हो गई, क्योंकि अब डिजिटल का ज़माना है। उससे हम कुछ जो है वो डीप ऑपरेशन जो है अपने मकासद पूरे नहीं कर सकते। तो अब है डीएसओ का ज़माना। आप जो अभी परचेज़ करेंगे तो आपको डीएसओ ही मिलेगा मार्केट से। ठीक है जी, तो जब आपने डिसाइड कर लिया कि जी मैंने एक डीएसओ लेना है, ये एक ऑसिलोस्कोप लेना है, ये एक डिजिटल ऑसिलोस्कोप लेना है, तो ये एक ही चीज़ के मैंने तीन नाम जो है ले दिए हैं। तो उसकी पहले बात है कि इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं। जैसे एक मोबाइल फ़ोन लेने जी 464 का, ये 4128 का, ये 8256 का है, इस तरह से स्पेसिफिकेशंस होती हैं ना। तो ऑसिलोस्कोप जब हमने लेना हो तो इसके भी स्पेसिफिकेशंस हैं, वो हमने अपना जो हम काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही लेनी है। अगर हम अपने काम से बहुत ऊपर का ऑसिलोस्कोप ले लेंगे तो वो फंक्शन तो हम यूज़ नहीं करेंगे, बट उसकी हम पेमेंट भी कर देंगे, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। ऑसिलोस्कोप जो है ये गरीब लोगों के लिए जो है नहीं बनाया उन्होंने फिल वक्त, ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है। और अगर जो हमने काम करना है अगर हम उससे नीचे वाला ले लेंगे तो वो हमारा जो काम हम कर रहे हैं, जिन सिग्नल से हम डील कर रहे हैं, उसको वो पकड़ ही नहीं पाएगा, तो वो बिल आखिर हमें बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट वो पूरी नहीं करेगा। हमने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही लेना है। आप कहें कि मैं जी अच्छा वाला ले लेता हूँ तो वो छोटे वाला काम भी कर देगा। भाई अच्छे वाला तो लाखों करोड़ों के अंदर चला जाता है। हमने अपना बजट भी तो देखना है, ख़ास तौर पर जब हम ऑसिलोस्कोप ले रहे हों तो बजट जो है ये ख़ास सोचने वाली चीज़ है, क्योंकि बजट इसके अंदर काफ़ी मायने रखता है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की। तो दोस्तों जब भी हमने ऑसिलोस्कोप लेना हो तो उसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस की जाती है, जिस पर बात की जाती है, वो होती है उसकी बैंडविड्थ। जी ऑसिलोस्कोप मैं ले रहा हूँ, हाँ जी कितनी बैंडविड्थ की है, ये जी इतने बैंडविड्थ की है, 10 की है, 100 की है, 50 की है, 200 की है, 500 की है, इतने
बैंडविड्थ है उसकी। अब बैंडविड्थ क्या होती है और कौन सी हमें लेनी चाहिए, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बैंडविड्थ है क्या। तो दोस्तों ये जो बैंडविड्थ होती है इसको मेगाहर्ट्ज के अंदर MHz के अंदर मापा जाता है। मसलन 5, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 250, 200, 300, 500 मेगाहर्ट्ज के अंदर जो है इसको मापा जाता है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको मिसाल दूंगा कि ये क्या चीज़ है बैंडविड्थ जो कि मेगाहर्ट्ज के अंदर मापी जाती है। फ़र्ज़ कर लीजिए कि आप बैठे हुए हैं, मैं आपके पास से चलता हुआ गुजर जाता हूँ, ठीक है, तो आप मुझे देख लेंगे, ऐसे ही है ना। अगर एक मेरे पास बॉल है वो मैं आपके सामने से स्पीड से फेंकता हूँ तो भी आप उसको देख लेंगे, बट उसको देखना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट आपके सामने से बुलेट की गोली गुजरती है तो आप उसको देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो यही हिसाब जो ऑसिलोस्कोप का है कि जो ऑसिलोस्कोप की रेंज है उसके अंदर, मसलन जैसे बुलेट की गोली को आप नहीं देख पाए क्योंकि आपकी बैंडविड्थ जो है वो उस तक नहीं पहुंची, वो इतनी स्पीड से गुजर गई कि आपकी आंखें उसको नहीं देख पाई। तो ऐसे ही जो 10 मेगाहर्ट्ज़ का ऑसिलोस्कोप है वो 10 मेगाहर्ट्ज़ तक के सिग्नल को आपको दिखा सकता है। अब 11 हो गए तो वो नहीं दिखा पाएगा। यूं ही 50 मेगाहर्ट्ज़ का है तो 50 मेगाहर्ट्ज़ तक के सिग्नल को ही वो पकड़ पाएगा। 100 का है तो 100, 200 का है तो 200, यूं ही ये उसूल चलेगा। तो अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि यार फ़र्ज़ कर लीजिए कि मैंने डील करना है 100 मेगाहर्ट्ज़ तक के सिग्नल के लिए। तो मैं यूं कहूँ कि यार मैं बस, चूँकि मेरा मैक्सिमम सिग्नल 100 मेगाहर्ट्ज़ का है तो मैं 100 मेगाहर्ट्ज़ का जो है ऑसिलोस्कोप ले लेता हूँ, उसकी बैंडविड्थ जो 100 मेगाहर्ट्ज़ हो। तो ये उसूल भी गलत है। पता क्यों? कि ये जो है रिकमेंड करते हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं वो रिकमेंड करते हैं कि भाई जो आपकी मैक्सिमम है ना वेव फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर आपने काम करना है, आपका ऑसिलोस्कोप कम से कम उससे डबल हो, वरना बेस्ट ये है कि वो उससे 5 गुना ज़्यादा का हो। फ़र्ज़ कर लीजिए कि 100 मेगाहर्ट्ज़ के साथ मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे ऑसिलोस्कोप 200 मेगाहर्ट्ज़ का चाहिए। अगर मैं 50 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ, मेरी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, तो मुझे 100 मेगाहर्ट्ज़ का चाहिए। इसकी मिसाल आप यूँ समझिए कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपने 10-10 किलो वज़न तोलना है, ठीक है। तो आप कहें जी मैंने 10 किलो वज़न तोलना, अब ये जो मैं स्केल लूँगा ना वो मैं ऐसे करता हूँ 10 किलो कैपेसिटी वाला ले लेता हूँ। भाई 10 किलो कैपेसिटी तो 10 किलो उसकी अपर लिमिट है, उसकी अपर लिमिट के ऊपर अब आप चले जाओगे तो वो गड़बड़ शुरू हो जाएगी। आपको 20 किलो कैपेसिटी वाला लेना चाहिए अगर आपने 10 किलो वेट जो है मापना है। तो यूं ही इसी के अंदर ये भी उसूल है कि आपने उसकी मैक्सिमम पीक लिमिट के ऊपर जब जाएंगे तो एरर का चांस ज़्यादा होता है, तो डबल आपने रखना है। तो अब हम बात करते हैं कि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए जो है हमें कितने मेगाहर्ट्ज़ उसकी बैंडविड्थ चाहिए। तो दोस्तों उसके लिए कम से कम जो थोड़ी है मिनिमम, भाई आपके पास बिल्कुल मेरे पास पैसे नहीं है मुझे बता दें, तो फिर वो है 50 मेगाहर्ट्ज़। बट आइडियल ये है, बेहतर ये है कि आप 100 मेगाहर्ट्ज़ बैंडविड्थ वाला जो है वो लें, ठीक है जी। ये बैंडविड्थ हो गई। अब उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो होता है उसका सैंपल रेट। सैंपल रेट क्या चीज़ है, इस चीज़ को समझते हैं कि यहाँ पर सैंपल, जैसे कि सैंपल से ही लफ्ज़ से पता चल रहा है कि भाई सैंपल रेट अभी कितने सैंपल ये लेता है। तो जो फ्रीक्वेंसी गुजरती है तो उसके ऑसिलोस्कोप जो है सैंपल्स लेता है। तो अगर फ़र्ज़ कर लीजिए उसकी मैं आपको यूँ मिसाल देता हूँ कि जैसे एक कैमरा है उसके अंदर फ्रेम्स पर सेकंड के अंदर सैंपल्स लिए जाते हैं, तो ऐसे ही ये जो ऑसिलोस्कोप है इसके अंदर जो है 1 सेकंड के अंदर लाखों करोड़ों अरबों सैंपल्स लिए जाते हैं। तो फ़र्ज़ कर लीजिए कि यहाँ पर 250 ms/s यानी कि 250 मिलियन सैंपल पर सेकंड है। तो इसका मतलब है कि आपका ऑसिलोस्कोप 1 सेकंड के अंदर 250 मिलियन सैंपल ले रहा है। अगर उसका 500 ms/s है तो इसका मतलब है कि आपका ऑसिलोस्कोप 500 मिलियन सैंपल्स पर सेकंड ले रहा है। उसके बाद फिर आ जाता है गीगा के अंदर, गीगा सैंपल्स पर सेकंड। अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि 1 GS
/s है तो इसका मतलब है कि आपका ऑसिलोस्कोप 1 सेकंड के अंदर, सिर्फ 1 सेकंड के अंदर 1 बिलियन सैंपल्स ले रहा है। तो इसकी मैं आपको सिंपल मिसाल यूं दूंगा कि अगर आपका जो मोबाइल कैमरा है, कोई भी डिजिटल कैमरा है, वो 1 सेकंड के अंदर 1 फ्रेम लेता है, वीडियो बहुत बुरे बनेगा। अगर 10 लेता है, 20 लेता है तो उससे कुछ बेटर हो गया। 50, 100, 200 पिक्चर्स लेता है पर सेकंड तो उतनी वो क्वालिटी जो है वो बेहतर होती जाएगी। उसकी मैं आपको यूँ मिसाल देता हूँ, एक मिसाल और देता हूँ कि आपके सामने एक बंदा जो है रस्सी फलांग रहा है, ठीक है, रस्सी के ऊपर जैसे बच्चे खेलते हैं ना, वो है। तो आप ऐसे करते हैं कि आप अपनी आंखें बंद करते हैं, बट आप कुछ टाइम के बाद यूँ आंखें खोलते हैं, फिर बंद कर लेते हैं। वो आपने एक सैंपल ले लिया, फिर आपने कुछ देर के बाद यूँ आंखें खोली, फिर आपने बंद कर ली, तो आपने सैंपल ले लिया। अब जितने ज़्यादा अरसे के लिए अगर आप यूँ पलके मुसलसल झपक रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा सैंपल्स ले रहे हैं। अगर आप मुसलसल उसको देख रहे हैं तो फिर तो आप अपनी पीक लेवल के ऊपर इसके सैंपल ले रहे हैं। अगर आपके सैंपल रेट थोड़ा है तो इसका मतलब है कि जो फ्रीक्वेंसी हम देख रहे हैं हम उसकी ज़्यादा साफ, डिटेल्ड, वाज़ेह तस्वीर नहीं देख सकते। अगर सैंपल हम ज़्यादा ले रहे हैं तो उसी वेव की बहुत ज़बरदस्त जो है हमारे सामने ग्राफ बनेगा। तो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए कम अज़ कम 250 मिलियन सैंपल्स पर सेकंड होना चाहिए मिनिमम। और रिकमेंड ये है कि 1 गीगा सैंपल पर सेकंड वाला ऑसिलोस्कोप आपके पास होना चाहिए, ताकि आप हाई फ्रीक्वेंसी, तेज़ी से बदलती हुई फ्रीक्वेंसीज को, सिग्नल्स को वाज़ेह और साफ तरीके से देख सकें। अगर इसकी रिकमेंडेशन की बात करें तो रिकमेंड ये किया जाता है कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप माप रहे हैं, फ़र्ज़ कर लीजिए कि मैं 50 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को मैं माप रहा हूँ, तो यहाँ पर इसको 5 गुना कर लीजिए, यानी कि 250 मेगा सैंपल्स पर सेकंड वाला ऑसिलोस्कोप हमारे पास होना चाहिए। बल्कि इससे भी ऊपर हो, 10 गुना तक हो तो वो ज़बरदस्त है, बट मिनिमम उससे 5 गुना का तो होना चाहिए, ठीक है ना जी। अब उसके बाद जो तीसरी चीज़ हम ऑसिलोस्कोप के अंदर देखते हैं, जो हमें देखनी चाहिए, वो होती है मेमोरी डेप्थ। मेमोरी डेप्थ क्या चीज़ है, इसको समझते हैं। तो मेमोरी डेप्थ जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि ये उसकी मेमोरी है। फ़र्ज़ कर लीजिए, इसकी मिसाल मैं आपको यूँ देता हूँ कि एक क्लासरूम है, वहाँ पर एक वाइट बोर्ड लगा हुआ है और टीचर वहाँ पर जो है वो लिख रहा है। यूं ही हमारा ऑसिलोस्कोप जो है हमारी वेव्स जो कैप्चर करता है उसको लिखता है। तो वो उतना ही टीचर उस वाइट बोर्ड के ऊपर लिख पाएगा जितना कि उस वाइट बोर्ड का साइज़ है। अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा वेव्स को, या टीचर चाहता है कि वो ज़्यादा डेटा को उस वाइट बोर्ड के ऊपर लिख पाए, तो उसको वहाँ से उस वाइट बोर्ड को हटाकर उससे बड़ा वाइट बोर्ड लगाना पड़ेगा। तो फिर वो एक तरफ से लिखता जाएगा, एंड तक जब वो लिखेगा तो उसके बाद जब उसको लिखना होगा तो पहले वाला डेटा उसको मिटाना होगा, क्योंकि जो वाइट बोर्ड लगा है उसके अंदर उतना ही डेटा आना है। अब नया डेटा रखने के लिए पहले वाले में से कुछ उड़ाना पड़ेगा। अगर उसकी मेमोरी डेप्थ ज़्यादा है तो यूँ समझिए कि ज़्यादा वेव को वो एक अपने अंदर महफूज कर पाएगा। जब और वेव का तजिया करना होगा तो एंड से उड़ाकर यूँ ये जो है एंड से निकालता जाएगा, नया डेटा लाता जाएगा। अगर थोड़ी है, फ़र्ज़ कर लीजिए उसकी मेमोरी डेप्थ ही थोड़ी है, तो फिर थोड़ा सा डेटा जो है वो अपने अंदर सेव करेगा। तो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए रिकमेंड किया जाता है कि 1 MPTS यानी कि 1 मेगा पॉइंट्स पर सेकेंड वाला ऑसिलोस्कोप आपके पास होना चाहिए। आमतौर पर इससे ज़्यादा के ही हमें जो है वो मिल जाते हैं। यहाँ पर हो गई दोस्तों ये 3 चीज़ें। अब उसके बाद हम बात करते हैं चौथी चीज़ की, और वो है चैनल्स। भाई मेरे पास कितना जी, मेरे पास एक वाला चैनल है। मेरी जो ऑसिलोस्कोप है, मेरा जो DS है, उसके अंदर एक चैनल है। हाँ जी, आपके पास, मेरे पास जो है उसके अंदर 2 चैनल्स हैं। मेरे वाले के 4 चैनल हैं, 8 चैनल हैं। तो ये 1 2 4 8 ये चैनल्स होते क्या हैं? तो इसको हम बिल्कुल अगर इजी समझना चाहें तो वो ये है कि जैसे एक बंदे के पास सिंगल सिम वाला मोबाइल फ़ोन हो तो दूसरे के पास डबल सिम वाला मोबाइल फ़ोन हो। तो बिल्कुल यही कंसेप्ट है कि अगर किसी के पास एक सिम वाला मोबाइल फ़ोन है ना, वो तो चले समझ में आ गया। अगर किसी के पास डबल सिम वाला मोबाइल फ़ोन है तो ये समझिए कि उस एक बॉक्स के अंदर, एक मोबाइल फ़ोन के अंदर दरअसल 2 मोबाइल फ़ोन है, क्योंकि उसके अंदर 2 सिमें डली हुई हैं। कुछ चीज़ें सेम आपस में शेयर हैं, बट जब कॉल की बात की जाए तो वो 2 नंबर से जो है कॉल मिला सकता है।
तो ऐसे ही जब हम ऑसिलोस्कोप की बात करें तो इसके अंदर 2 चैनल हैं। तो फर्ज कर लीजिए कि चैनल 1 जो उसकी वेव यहाँ पर बन रही है, तो चैनल 2 जो है उसकी वेव उसके नीचे बनेगी। अगर 4 वाला है तो ये 2 यहाँ पर और तीसरी की चैनल की वेव जो है यहाँ बनेगी ऊपर। तो उस स्क्रीन के ऊपर जितने चैनल्स हैं उतनी वेव्स जो हैं वो शो होंगी, उतनी लाइनें। अब फर्ज कर लिए कि 2 चैनल्स हैं तो 2 इस तरह की प्रोब्स होंगी। इसको टच करूँगा तो भी स्क्रीन को टिंगलिंग होगा, दूसरी को मैं छेड़ूंगा तो भी ऊपर वाली जो टिंगलिंग करेगी। चाहे तो आप उनमें से एक को बंद भी कर दें। तो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए रिकमेंड किया जाता है कि आपके ऑसिलोस्कोप के अंदर कम से कम 2 चैनल्स होने चाहिए। पता है क्यों? जब आपने जो है फ़र्ज़ कर लीजिए कि I2C प्रोटोकॉल है। I2C प्रोटोकॉल क्या है आप देख लीजिए नेट से, इसके बारे में अब यहाँ पर मैं डिटेल से बात नहीं करूँगा, बस मुख्तसर बता देता हूँ। ये IC to IC कम्युनिकेशन है। फ़र्ज़ कर लीजिए कि नीचे आपका जो है एक छोटा सा IC लगा हुआ जो कि चार्जिंग के सेक्शन में है। तो जब आप चार्जर लगाते तो IC तो चार्जिंग शुरू कर देता है मोबाइल फ़ोन की, बट CPU को कैसे पता चलता, स्क्रीन के ऊपर कैसे आता कि चार्जिंग स्टार्ट हो गई है? तो वो I2C लाइन है जो कि उस IC से मेन CPU को जाती है। तो IC जो है उसके ज़रिए पैगाम पहुँचा देता है कि भाई चार्जर लग गया, चार्जर निकाल लिया, बैटरी फुल हो गई, बैटरी यूँ हो गई, वो हो गई। तो सारे जो कम्युनिकेशन हो रही है वो I2C प्रोटोकॉल से हो रही होती है। तो उन दो, चूँकि वो 2 लाइनें होती है तो दोनों के ऊपर आप ऑसिलोस्कोप पर डबल चैनल है तो दोनों के ऊपर प्रोब रखकर देख लीजिए कि कौन सी बात वो कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं कि चैनल्स। ठीक है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा किया तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, बट मिनिमम 2 चैनल्स जो हैं वो होने चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है दोस्तों वर्टिकल सेंसिटिविटी। वर्टिकल सेंसिटिविटी उस ऑसिलोस्कोप की कितनी है? मसलन 50 मिलीवोल्ट पर डिवीजन है, 10 मिलीवोल्ट पर डिवीजन है, 100 मिलीवोल्ट पर डिवीजन है, या सिर्फ 1 मिलीवोल्ट पर डिवीजन है। अब ये जो है वर्टिकल सेंसिटिविटी होती क्या है, मैं आपको पहले मिसाल देता हूँ, फिर उसके बाद समझाऊंगा क्या होता है। फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपके पास एक स्केल है बहुत बड़ा जो फुट के अंदर मापता है। किसके अंदर मापता है जी? फुट के अंदर मापता है। इतना बड़ा फुट होता है ना, अब वो माप रहा है वो फुट के अंदर, और आप जो हैं दूसरे बंदे के पास एक स्केल है जो कि इंचेस के अंदर माप रहा है। तो जो फुट के अंदर माप रहा है स्केल, उसकी वर्टिकल सेंसिटिविटी बड़ी है। अब वो बड़े बड़े फासले तक जंप करेगा। अब जिसकी जो स्केल छोटा है, जिसके अंदर वो थोड़े थोड़े तब्दीली को भी आसानी से, छोटे छोटे फासले को भी आसानी से माप लेगा। तो आपकी जो वर्टिकल सेंसिटिविटी है उस ऑसिलोस्कोप की वो कम होनी चाहिए। अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि उसकी ऑसिलोस्कोप की वर्टिकल सेंसिटिविटी है 20 मिली वोल्ट पर सेकेंड, तो अब जब वोल्टेज फ़र्ज़ कर लीजिए कि 100 से नीचे आ रही है 1 तक, तो वो दरमियान में चूँकि उसकी सेंसिटिविटी 20 की है तो वो 100 से 80 पर आएगा, दरमियान वाली वोल्टेज वो नहीं बताएगा। 80 से 60 पर आएगा, दरमियान वाली नहीं बताएगा। 80 से 40 पर आएगा, दरमियान वाली नहीं बताएगा, स्किप कर जाएगा। अगर जिसकी वर्टिकल सेंसिटिविटी जो है 5 है, वो 100 से 95, 95 से 90, 90 से 85, 85 से 80 यूँ आएगा, तो ज़्यादा क्लियर और हमें वोल्टेज के अंदर बदलता हुआ दबाव बड़ा ज़बरदस्त महसूस होगा। मेरा ख्याल है कि वर्टिकल सेंसिटिविटी उसकी जो है 1 मिली वोल्ट या 5 मिली वोल्ट या 10 मिली वोल्ट इतनी हो तो अच्छा है। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर अच्छा है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर तब्दीलियाँ होती बहुत मामूली हैं। ये कोई बड़े बड़े चंक नहीं होते, बड़े बड़े जंप नहीं होते, ये छोटी छोटी तब्दीलियाँ होती हैं। तो ये होगी हमारी वर्टिकल सेंसिटिविटी। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले उसका कम से कम जो है थोड़ा अच्छा होगा, 7 इंच तक हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप पोर्टेबल वो ले रहे हैं जो कि मल्टीमीटर की तरह का होता है तो फिर तो उसकी स्क्रीन थोड़ी सी आपको छोटी ही मिलेगी, बट थोड़ी सी बड़ी हो तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आप सिग्नल को साफ़ तौर पर जूम किए बगैर ही आपको नज़र आ जाए। उसके बाद एक और फंक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है कि आपके ऑसिलोस्कोप के अंदर प्रोटोकॉल डिकोडिंग है या नहीं है। अच्छा जी, प्रोटोकॉल डिकोडिंग क्या है? इसके अंदर I2C, UART, MIPI, SPI प्रोटोकॉल डिकोडिंग है जी इसके अंदर। आ रही जी चीज़ क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रोटोकॉल डिकोडिंग क्या है। क्या आपको पता है कि आपके जो छोटे छोटे IC होते हैं, जब ये CPU तक पैगाम पहुंचाते हैं ना, तो I2C एक प्रोटोकॉल है, उसके थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, और ये जो आपका डिस्प्ले है, चूँकि
यहाँ पर डेटा बहुत ज़्यादा होता है। स्क्रीन के ऊपर आप वीडियो देख रहे हैं तो गीगा के अंदर डेटा जो है जा रहा होता है एलसीडी को, तो डेटा बहुत स्पीड में होता है। अब यहाँ पर I2C प्रोटोकॉल तो बड़ा धीमा सा थोड़ा डेटा जो है तरतीब वाइज सेंड करने के लिए, अब इतने बड़े डेटा को वो नहीं हैंडल करेगा, नहीं वो सेंड करेगा। तो वहाँ पर MIPI जो प्रोटोकॉल है वो चूँकि बहुत डेटा की लाइनें हैं, 10 लाइन्स होती हैं, उनके जरिए डेटा ट्रांसफ़र करता है, तो वो गीगा के अंदर डेटा जल्दी ट्रांसफ़र कर देता है। और एक होता है SPI डेटा। आपको पता है कि आपका ये जो मोबाइल फ़ोन के अंदर हम मेमोरी कार्ड डालते हैं तो मेमोरी कार्ड SPI डेटा के थ्रू CPU को डेटा भेजता है। तो यूं ही काफ़ी डेटा प्रोटोकॉल्स अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है बनाए हुए हैं सारे मोबाइल फ़ोन्स के अंदर। आप कोई भी ले लो या जिस मर्जी कंपनी का ले लो, वही प्रोटोकॉल है 5-7 जो दुनिया के अंदर बने हुए, वही सारी कंपनियां जो है यूज़ कर रही हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि यार इसके अंदर कोई अननोन तरह के कोई प्रोटोकॉल नहीं होते। प्रोटोकॉल डिकोडिंग का मतलब है कि फ़र्ज़ कर लीजिए, क्या कहते हैं ना, गूंगे की माँ गूंगे की बातों को समझती है, गूंगे की माँ। तो IC की बातें जो IC ही समझता है, हम इंसान नहीं समझते। अब एक IC ने दूसरे IC को डेटा भेजा, आपने देखना है कि यार दरमियान में से एक गूंगे को जानने वाला बंदा मैं बजवा दूं जो गूंगे को समझे कि गूंगा क्या बात करता है, तो वो गूंगे की माँ को तो पता चलेगा, आपको भी बता देगा भी गूंगे ने पानी मांगा है। तो वो ये ऑसिलोस्कोप का जो है प्रोटोकॉल डिकोडिंग सिस्टम है। आप दोनों प्रोब्स के ऊपर कम्युनिकेशन वाली जो लाइन है उनके ऊपर ऑसिलोस्कोप की लाइन रख दें तो ऑसिलोस्कोप जो है वो देख लेगा कि इन दोनों ने आपस में क्या डेटा जो है उसको शेयर किया है। तो ये एक अच्छा फीचर है, बट अगर हो तो बहुत अच्छा है, अगर ना हो तो कोई बात नहीं, आपका काम जो है वो चल जाएगा, कोई नहीं रुकने वाला। इसके बाद हम बात करते हैं सिग्नल जनरेटर की। तो कुछ ऑसिलोस्कोप के अंदर सिग्नल जनरेटर भी होता है। सिग्नल जनरेटर क्या है? तो सिग्नल जनरेटर आप अलहदा भी खरीद सकते हैं, अलहदा भी मार्केट से मिल जाते हैं। तो सिग्नल जनरेटर है क्या? ये कह लें कि ये 2 लाइनें आपको वायर्स मिलेंगी, उसके अंदर एक सिग्नल जो है जो आप चाहेंगे वो सिग्नल वहाँ पर आएगा। फ़र्ज़ कर लीजिए आप कहते हैं कि 10 मेगाहर्ट्ज़ और स्क्वायर वेव या साइन वेव या जिस तरह की वेव आपका दिल चाहता है वो आप सेलेक्ट करें। उसमें से वेव्स दी हुई होंगी कि ये इस तरह की वेव है, ये टेढ़ी वेव है, स्क्वायर है, साइन है, इस तरह की है, तो वो उन 2 वायर्स के अंदर वो सिग्नल आना शुरू हो जाएगा। एक अच्छा ऑप्शन है, एडिशनल है, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो कोई आपको जो है उतनी ज़्यादा परेशानी इससे जो है नहीं होने वाली। ये तो दोस्तों ऑसिलोस्कोप की कुछ स्पेसिफिकेशंस हो गई। अब इसमें ये है कि आपको ना इनमें से हर एक चीज़ इंडिविजुअली देखनी तो चाहिए, बट ऐसा हो नहीं सकता कि आप जो है 100 मेगाहर्ट्ज़ बैंडविड्थ वाली ऑसिलोस्कोप लें और उसमें सैंपल रेट आपको जो है वो 10 मेगा सैंपल्स पर सेकंड में मिल जाए, इतना लो मिल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब ऐसे कभी सुना है आपने कि यार मैंने मोबाइल फ़ोन लिया है, उसकी 256 GB उसकी मेमोरी है बट उसकी रैम 1 GB है? ऐसे नहीं होता। जब आप एक चीज़ अच्छी लेते हैं तो आम तौर पर आपको बाकी चीज़ें भी उसके साथ अच्छी ही मिलती हैं। अगर आपने फ़र्ज़ कर लीजिए कि 100 मेगाहर्ट्ज़ बैंडविड्थ वाला ऑसिलोस्कोप लिया है तो उसमें सैंपल रेट आपको 500 मेगा सैंपल्स पर सेकेंड, बल्कि हो सकता है कि 1 गीगा सैंपल्स पर सेकेंड का मिले। तो इसलिए जो है ये चीज़ें एक मिक्स कम्बिनेशंस के अंदर आती हैं, इसमें देखने की ज़रूरत तो होती है, बट फिर भी अगर आप अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको सब कुछ अच्छा ही मिलेगा। अब मैं आपको जो है कोई 5-6 कंपनियों के नाम बता देता हूँ जो कि कंपनियाँ ऑसिलोस्कोप बना रही हैं। उनकी ऑसिलोस्कोप बजट के अंदर हैं, क्योंकि ऑसिलोस्कोप ऐसी भी कुछ कंपनियाँ हैं जो कि लाखों करोड़ों के अंदर चली जाती हैं। अब वो हम तो नहीं ना परचेज़ कर सकते, हमें ऐसी कंपनी चाहिए कि जिस कंपनी की ऑसिलोस्कोप बजट के अंदर हो, काम अच्छा करे और जो है वो हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, हमारी इन्वेस्टमेंट ज़ाये ना हो। तो उसके लिए एक तो उनमें से कंपनी है, जैसा कि अगर आप देखेंगे यूनिटी एक कंपनी है, यूनिटी की ऑसिलोस्कोप्स बहुत पॉपुलर हैं। पाकिस्तान, इंडिया के अंदर मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करने वाले अक्सर बंदे जो है यूनिटी की ऑसिलोस्कोप्स लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और कंपनी है हंटिक। हंटिक की ऑसिलोस्कोप बहुत बजट फ्रेंडली होती हैं, बड़े ज़बरदस्त ये फीचर देते हैं और ये इजीली पाकिस्तान और इंडिया के अंदर तो अवेलेबल हैं। बहुत सारे जो है एक्सपोर्टर हैं, इनको बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं और अपने मुल्क के अंदर जो है इनको बेचते हैं। इसके अलावा सिगलेंट है एक कंपनी, उनकी ऑसिलोस्कोप भी बहुत अच्छी होती हैं। फिर ऑन है, फिर रिगोल है और फिर एंड पर फिनिरसी है।
तो फिनिरसी के ऑसिलोस्कोप काफ़ी सस्ते और होती हैं, बट इनके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस ये हैं कि उतने अच्छे एडवांस फीचर नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? इसलिए नहीं मिलते कि भाई बजट कम होता है। अगर अच्छा बजट आप करेंगे तो आपको फीचर भी अच्छे मिलेंगे। तो यही कंपनीज जो मैंने नाम लिए हैं, अब इनमें से बेस्ट कौन से भी सारी की सारी ही बेस्ट हैं। उम्मीद है आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। बहुत शुक्रिया माजिद ग्राह यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफिज़।